हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका पीटी 365 का गाइस पोर्शन, दैट इज़ योर पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, इसमें आज हम कई सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे गाइस। तो लेट्स सी क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं वो हम सारी देखते हैं कि इंडियन पेमेंट सिस्टम क्या है, वो न्यूज़ में क्यों रहा, ये सारी चीज़ें। तो अब इसमें हम ना पढ़ेंगे गाइस, इंडियन पेमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इसमें ना क्या क्या बता रखा है। यहाँ इसने ये बताया गया, देखो कि ना आरबीआई ने ना एक पेमेंट विजन 2025 प्रिपेयर किया है। ठीक है, और उसमें ये आउटलाइन किया गया है कि भाई द थॉट ऑफ द प्रोसेस फॉर द पीरियड दिसंबर 2025 के बारे में। देखो कुछ ना पेमेंट सिस्टम के ना ये सारे फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए कि ईसीएस होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज है, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, आईएमपीएस है। डेफिनेटली जब आप बैंक ट्रांजैक्शंस करते होंगे तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होंगी। यूपीआई तो बहुत फेमस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो आपको सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए, है ना। अगर बाई चांस पेपर में पूछ ही ले। अब पेमेंट सिस्टम इन इंडिया के बारे में देखो पेमेंट सिस्टम ना हमारा रेगुलेटेड है, सुपरवाइज करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, किसके तहत करता है? अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। पेमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस ये होती है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन बना रहता है। ठीक है, तो हमारा इंडियन पेमेंट सिस्टम को बिकमिंग डिजिटल, क्योंकि हमारा यूपीआई, आईएमपीएस सब बहुत वर्क कर रहा है और हम इसको अच्छे से चला भी रहे हैं। ठीक है, विच इज़ दी रियली अ गुड थिंग फॉर अ डिजिटल इंडिया, है ना। अब पेमेंट विजन 2025 अगर पेपर में पूछ ले आपसे तो आप पेपर के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ो। अब देखो पेमेंट विजन जो आपका 2025 का है, विजन जो आपका है, उसमें ये बोला जा रहा है कि 4 गोल पोस्ट होंगे। अब 4 गोल पोस्ट का मतलब समझो क्या होता है। पेमेंट विजन 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है 4 गोल पोस्ट: कॉम्पिटिशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि 4 C's आपको इसके अंदर याद रखने हैं। ठीक है, पेमेंट विजन 2021 और पेमेंट विजन जो 2025 आया उसमें 5 एंकर गोल पोस्ट हैं, यानी कि आई मतलब I5 आया हुआ है, यानी कि इंटीग्रिटी, इंक्लूजन और आपका इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन, ताकि आपकी आउटरीच और कस्टमर की सेंट्रिसिटी और साइबर सिक्योरिटी ये सब बन पाए। तो याद रखना पेमेंट विजन 2025 से क्वेश्चन गाइस आ सकता है। याद रखना इसकी कोर जो थीम है वो क्या है? ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर और एवरी टाइम, 4 E's हैं। ठीक है, विजन क्या है? सेफ, सिक्योर और फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शंस को बनाना। एक इसमें होता है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। UIDAI ने इसको इंट्रोड्यूस किया है न्यू सिक्योरिटी लेयर में। इसको लाइवलीनेस ऑफ फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसमें ना हम फिंगरप्रिंटिंग को जो फ्रॉडुलेंटली विड्रॉ मनी करते हैं उसको बचाता है। ठीक है, ये अलाउ करता है ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना, ये सारा काम इसका होता है। AEPS को ध्यान रखना, इसको NPCI प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ इनपुट डालने होते हैं एज अ कस्टमर, ट्रांजैक्शन के लिए बैंक नेम, आधार नेम, फिंगरप्रिंट तो हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर AEPS। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है, कौन कौन सी? पेमेंट विजन 2025 और AEPS के बारे में। नाउ गाइस लेट्स मूव टू दी अनदर न्यूज़, दैट इज अदर डेवलपमेंट। क्या क्या पेमेंट जो आपके सिस्टम में, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आरबीआई डीपीआई। आरबीआई डीपीआई का मतलब क्या होता है गाइस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्सेस को कहते हैं। इसमें कैसे कैसे रैपिड अडॉप्शन करनी है, डिजिटल पेमेंट को कितना डीपन करना है, उसके बारे में बात की गई है। देखो आरबीआई डीपीआई पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं कि पेमेंट इनेबलर वेट, ठीक है, पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर कितना है, सप्लाई साइड फैक्टर कितने हैं, पेमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी है या नहीं है। तो ये 5 ब्रॉड पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई डीपीआई पैरामीटर्स में रखे जाते हैं। ठीक है, जो भी एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आप मेरे साथ करते जाइए ताकि इमीडिएटली बेसिस पर आपका ये खत्म हो जाए। अब देखो उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है स्टोरेज ऑफ पेमेंट, और यहाँ पर वो ये भी बात कर रहा है कि डेटा जो है उसको कैसे कैसे स्टोर करा जाता है। तो आरबीआई ने डायरेक्ट करा था कि जितने भी पेमेंट सिस्टम्स हैं वो एक इंश्योर करें कि इंटायर डेटा को आपके रिलेटेड पेमेंट सिस्टम में रखें, स्टोर करें सिस्टम इन ओनली इन इंडिया, बाहर की तरफ ना जाएँ। वो एक ऐसा सिस्टम तैयार हो ताकि ऑडिटर जितने भी ऑडिट करें और ओवरसीज़ रेगुलेटर रहें। अगर आप शेयर कर भी रहे हो ना ओवरसीज़ रेगुलेटर में, तो भी आरबीआई के अप्रूवल के बिना नहीं करना है। ऐसे ही एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम होता है। इसमें आरबीआई ने ना नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को मिनिमाइज़ करा है फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट फ्रॉम 100 करोड़ टू 25 करोड़। इसको आरबीआई कॉन्सेप्चुलाइज करता है और उसके बाद NPCI इसको ड्राइवन करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है BBPS को बनाने का? कि एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम तैयार हो पाए। ठीक है, उसके बाद एक आता है MDR का मतलब क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब है वो कॉस्ट जो पे की जाती है बाय अ मर्चेंट टू अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर बाय डिजिटल मीन्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है FIUIND, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में। ये कब सेटअप की गई थी? 2004 में इसको सेटअप किया गया था।
और उसके बाद यहाँ पर क्या देखा गया कि भाई इंडिपेंडेंट सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जिसको कि रिसीव करवाना, एनालाइज कराना इन्फॉर्मेशन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर हमें सस्पेक्टेड लग रही है तो इसको चेक कराना। तो ये जो रिपोर्ट है ना इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को तरह से जाती है और इसको हेड करता है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका सिस्टम में क्रिएट करा गया ताकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को भी, डायरेक्ट फाइनेंस को भी हटाने के लिए FIU मेंबर है एडमिन ग्रुप का। ठीक है, एडमिन ग्रुप का काम यही होता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्टीज़ पे काम किया जा सके। ठीक है, दिस इज़ अबाउट योर दिस न्यूज़। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फिनटेक। देखो फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, है ना। फिनटेक उससे आता है। होता क्या है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का मतलब है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो क्या करना चाहती है कि फाइनेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी और ऑटोमेट करना, इन्हांस करना, उसको हम सारा काम जो होता है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के थ्रू करवाया जाता है। तो आगे चलते हैं हम। तो देखो फिनटेक में ना फाइनेंस पे जुड़ा हुआ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। तो इसमें ना देखो फाइनेंस के सेक्टर की जगह पे क्या क्या आ जाएगा, आपका बैंक, पेमेंट, NBFC, सिक्योरिटी, ब्रोकिंग, ये सारा का सारा फाइनेंस सेक्टर है। इसको टेक्नोलॉजी से आपको कहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, इसके हार्डवेयर प्रोवाइडर्स में, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स में, क्लाउड प्रोवाइडर्स में और प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स में। यहाँ इस तरह से देखो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आपस में इन्वॉल्व है। अब कुछ की फैक्ट्स को जान लो कि जो फिनटेक इंडस्ट्री होती है उसमें की आपके जितने भी फैक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड अगर आपके पास बात आ जाए तो क्या लिखोगे आप। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि RBI जो होता है ना गाइस, प्राइमरी रेगुलेटर है। सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है। इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री का जो वैल्यू सिस्टम है FY20 का, वो $50 से 60 बिलियन है। इंडिया करंटली 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम में आती है। ध्यान रखना है, इस बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि फिनटेक रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दे दिए होंगे, अगर आपको यहीं से फैक्ट उठा के डाला होगा। गाइस बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें हैं, अगर आप कर लोगे तो फिर तो कुछ दिक्कत होनी नहीं वाली है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, विल बी PR, और इंडियन फिनटेक्स है जिसमें ग्लोबल एम्बिशन यही है कि भाई कनेक्ट किया जाए ताकि इंडिया की भी एंट्री हो पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है CBDC के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बेसिकली। और इसमें क्या कोशिश की जा रही है, इसमें यही कोशिश की जा रही है गाइस कि ना CBDC के बारे में आपने बहुत सुना होगा। देखो RBI ना एक पायलट प्रोजेक्ट लेकर आया है CBDC फॉर्म में और उसके कॉन्सेप्ट नोट के तहत भी। अब इसमें क्या होता है, इसमें यही एम है कि लोगों को क्रिएट करना, अवेयरनेस इन जनरल, प्लान बनाना, डिजिटल रुपी के बारे में लोगों को समझाना। और RBI एक्ट अमेंडमेंट की गई 1934 में वाले को, उसमें डिजिटल रुपी को डाला गया, डेफिनेशन दी गई, बैंक नोट को समझाया गया। तो फीचर क्या होता है CBDC का, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का फीचर क्या है, सॉवरेन करेंसी, यानी कि सेंट्रल बैंक जो इशू करेगा इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी तो सॉवरेन करेंसी बन जाएगी। लाइबिलिटी कहाँ दिखाओगे आप, सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में, सेफ स्टोर का वैल्यू का रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे टेक्नोलॉजी फॉर्म ब्लॉकचेन बेसिस पे। होल्डर जो होंगे नी नॉट हैव अ बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। साथ ही साथ फंजिबल लीगल टेंडर होगा, यानी कि फ्रीली आपका ये अगेंस्ट योर फिएट ट्रांसफ़र कर पाएंगे आप इसको। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर दिस न्यूज़ फ्रेंड। कमर्शियल बैंक मनी ट्रांसफ़र ये सारा के सारे फ्रीली कन्वर्टेबल होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इसका ना मेन मकसद समझो। मेन मकसद गाइस इसका यही है कि भाई डिजिटल रुपी को लेकर आना और एक कॉन्सेप्ट नोट की तरह ये लेकर भी आया जा रहा है ताकि ना, देखो मेन तरीका क्या है कि भाई हमें ना फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा कराना है। डिजिटल रुपी का यूज़ ज़्यादा इस तरह से डिज़ाइन किया जाए। तो देखो ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखते हैं ई रुपी को, अगर आपके पास आ जाए ना पेपर में तो आपको कैसे लिखना होगा, वो ऐसे लिखना होगा। ई रुपी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसको डिजिटल रुपी कहते हैं। तो किसी भी सर्कमस्टांसेस नीड में जब भी कंपैटिबल हो विद द गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मॉनेटरी स्टेबिलिटी तो ये। अच्छा, 2 तरह के गाइस ये CBDC फॉर्म होते हैं। एक आपका होता है CBDC रिटेल, एक होता है CBDC होलसेल। CBDC रिटेल का मतलब है पोटेंशली जो कि अवेलेबल है फॉर यूज़ बाय ऑल प्राइवेट सेक्टर नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स में। होलसेलर में क्या है कि डिज़ाइन टू रिस्ट्रिक्ट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो दोनों तरह से है। CBDC और वर्सेस मोबाइल मनी अगर आप देखोगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस। और मे भी गाइस ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन द मोबाइल मनी एंड द CBDC। मोबाइल मनी देखो वो टाइप ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है, ओनली अ पेमेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है, न्यू पेमेंट इंस्ट्रक्शन होती है। मोबाइल मनी में इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड अदर ऑथराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लाइबिलिटी होती है। CBDC में डायरेक्ट लाइबिलिटी होती है सेंट्रल बैंक के एज अ प्राइमरी इशूअर ऑफ द करेंसी। मोबाइल वॉलेट जो होते हैं सब्जेक्ट टू KYC एज लिमिटेशंस में लगे होते हैं, एज ग्रुप्स इसमें रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। CBDC यूनिवर्सली एक्सेसिबल, नेशनली एक्सेसिबल है। ये पीयर टू पीयर मैकेनिज्म है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड एलिमिनेट, कोई इंटर बैंक सेटलमेंट होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे मोबाइल मनी के अंदर क्या करा जाता है, इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ इशूइंग एंड द एक्वायरिंग बैंक ऑल्सो। तो यहाँ पर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स भी होता है। ठीक है, अब जो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो ई रुपी है ना वो हम टोकन बेस या अकाउंट बेस कह रहे हैं। तो टोकन बेस CBDC क्या है, एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, बैंक नोट जैसे कि है।
ठीक है। उसके साथ ही साथ अकाउंट बेस्ड आपके सिस्टम होंगे, मेंटेन किए जाएंगे, एनोनिमिटी होगी फॉर स्मॉल वैल्यू। दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। उसके बाद आगे हम देखते हैं जो CBDC इंडिया में है ना, वो 2 तरह से टीयर्स में बटा हुआ है, एक इंडायरेक्ट मॉडल है, एक नॉन रिम्यूनरेटिव, दैट इज़ नॉन इंटरेस्ट पेयरिंग मॉडल है। अब व्हाट इज़ आर CBDC और व्हाट आर CBDC इज़ नॉट। अभी हमने CBDC देख लिया, आपने क्या क्या होता है। CBDC गाइस एक तरह का डिजिटल वर्चुअल करेंसी है एंड इज़ नॉट कंपेरेबल टू क्रिप्टो करेंसीज। ध्यान में रखना, छोटी छोटी स्टेटमेंट है गाइस, अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो वो आपको फिर लेने के देने वहाँ पर पड़ जाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल, जब भी आप अटैम्प्ट करो बहुत ही केयरफुल रह के अटैम्प्ट करना है आपको। तो CBDC में ध्यान रखना कि इट इज़ नॉट अ वर्चुअल करेंसी बट इट इज़ नॉट कंपेरेबल टू द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखने हैं, एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और एक CBDC में फ़र्क क्या होता है। देखो है दोनों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से यूज़ करी हुई, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक CBDC के क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी होगी, लेस वॉलेटाइल होगा, फ्लेक्सिबल सप्लाई होगी, लोअर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है कि जैसे चाइना का डिजिटल युआन है या नाइजीरिया में नायरा है, ये सब CBDC के फॉर्म है। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में आओगे तो बिटकॉइन है, इथेरियम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बहुत डिसेंट्रलाइज है, हाईली वॉलेटाइल है, लिमिटेड सप्लाई है, हाई प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी है। ठीक है, तो CBDC को RBI ने कैसे डिफाइन किया है। RBI ने डिफाइन करा कि एक लीगल टेंडर है जो सेंट्रल बैंक इशू करेगा ना डिजिटल फॉर्म। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो इट इज पेक्ट टू द वैल्यू दैट द कंट्रीज फिएट मनी एंड एट डिजिटल फॉर्म तो एग्जिस्टिंग फिजिकल फॉर्म को भी करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर दिस न्यूज़। नाउ लेट्स मूव टू द टोकनाइजेशन पे हम बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ टोकनाइजेशन। तो देखो इसमें यहाँ पर क्या बात कर रहा है टोकनाइजेशन के अंदर कि ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्ड ऑन फाइल बनाया टोकनाइज फॉर्म में और इसको इफेक्टिव करा जाएगा 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से किया गया इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। अब टोकनाइजेशन ट्रांजैक्शन डिफरेंट कैसे होती है और रेगुलर कार्ड ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस होती है। पेमेंट इनिशिएट करा हमने, कार्ड डिटेल सेंड करी, लिखा, एक्सेप्ट करा, रिजेक्ट या जो भी हम करते हैं, एक्वायर बैंक ने फॉरवर्ड किया रिक्वेस्ट, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। अब टोकनाइजेशन ट्रांजैक्शन में क्या होता है, देखो टोकनाइजेशन ट्रांजैक्शन में क्या होता है। टोकनाइजेशन मान लो पेमेंट इनिशिएट की गई, सेव्ड कार्ड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ना कन्वर्ट करेगा टोकन में टोकनाइजेशन ऐप के थ्रू, फिर मर्चेंट के पास जाएगा, फिर वो सेंड करेगा टोकनाइज इन्फॉर्मेशन बैंक एक्वायरिंग बैंक के पास, फिर एक्वायरिंग बैंक उसको फर्दर फॉरवर्ड करेगा टोकनाइज रिक्वेस्ट को इशूइंग बैंक टू द कार्ड यूज़र पे। फिर आपका इशूअर बैंक जो होगा वो टोकन को वैलिडेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा या रिस्पेक्ट करेगा, फिर जाके टेक्नोलॉजी पूरी ट्रांजैक्शन पूरी आपकी कंप्लीट हो गया। मतलब कार्ड डिटेल्स को ना याद रखना, नॉट ट्रांसमिटेड और सेव्ड। ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है कि जो भी कार्ड डिटेल्स होती हैं वो टोकनाइजेशन फॉर्म में यूज़ नहीं होती हैं। इतना ही फ़र्क है, कार्ड डिटेल्स आर ट्रांसमिटेड, कार्ड डिटेल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड। ठीक है, दोनों का तरीका समझ आया। ये होता है टोकनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कार्ड डिटेल्स को रिप्लेस कर दिया गया बाय यूनिक कोड। ठीक है, तो COF ट्रांजैक्शन इज़ वन जिसमें आप कार्ड होल्डर ऑथराइज होता था मर्चेंट टू स्टोर हिज और मास्टर कार्ड, है ना। टोकन एक तरह का यूनिक एंड कॉम्बिनेशन कार्ड है। तो टोकनाइजेशन प्रोसेस में ओनली जो आपके प्लेयर्स होते हैं या मर्चेंट्स होते हैं आर नॉट अलाउड टू स्टोर कार्ड, CVV नंबर, ये सब नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से देखो साइबर सिक्योरिटी भी देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI के बारे में पढ़ते हैं। ये UAE ने हमारे साथ ज्वाइन करा, ज्वाइन द नेशंस लाइक भूटान, नेपाल, है ना, सिंगापुर, इन्होंने UPI पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना भी सीखा, करा भी इवन। UPI के देखो फीचर्स क्या होते हैं। UPI के कुछ फीचर्स ये हैं गाइस कि देखो इसमें क्या होता है आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तो है, लेकिन इसमें क्या क्या होता है। इसमें आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लेंट रेज कर सकते हो थ्रू मोबाइल ऐप डायरेक्टली, या आप पे कर सकते हो रिक्वेस्ट मनी इंस्टेंटली 24/7 एज अ बैंक हॉलीडे, या ऑल बैंक अकाउंट्स आप एक्सेस कर सकते हो जिनका सिंगल UPI भीम ऐप को इस्तेमाल करते हुए। पेमेंट कैन बी डायरेक्टली मेड बाय वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू, नाइदर द पे नोर द बेनिफिशरीज रिक्वायर्ड टू शेयर द बैंक डिटेल्स, है ना। अब UPI ना एक तरह का इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, ये NPCI ने डेवलप करा था, ध्यान रखना। ठीक है, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है और मोस्ट सक्सेसफुल रियल टाइम पेमेंट है पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन, P2M ट्रांजैक्शन होता है। NPCI काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। आप समझने की ज़रूरत ये है वाई व्हाट इज़ अबाउट NPCI, NPCI है क्या। तो NPCI एक इनिशिएटिव था RBI का गाइस, इंडियन बैंक एसोसिएशंस का, जिसमें कि क्रिएट करा गया एक रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब ये कहता है कैसे कैसे इसने रोबस्ट पेमेंट सिस्टम इंडिया में तैयार किया, रुपए के थ्रू। इंडिजीनियस जो हमारा डेवलप पेमेंट सिस्टम है, इमीडिएट आपका पेमेंट सिस्टम है, नाच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, VPS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। तो सारा का सारा इन्होंने क्रिएट करा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर।
भीम आपने आप अभी देखा ही, तो भीम का फुल फॉर्म क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसको कौन डेवलप करता है, एनपीसीआई। क्या करने के लिए, कैशलेस पेमेंट करवाने के लिए मोबाइल ऐप से। और ये लॉन्च हुआ 2016 में, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो डिजिटली एम्पावर्ड होती जाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़े। टीपीएपीस में क्या होगा, तो इसमें ये भी स्टैंड लोन एप्लीकेशन है ना, फर्दर एग्जिस्टिंग पेरेंट कंपनी को या फंक्शनैलिटी में लेकर आती है, जैसे अमेजॉन पे है, गूगल पे, सारा का सारा आपका ट्रेआर टीपीएपीस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं गाइस, और इसके बारे में बात करेंगे, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली जो पीएम है उन्होंने डेडिकेट करा टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग टू एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द इंडिया। तो बेस्ड ऑन दिस न्यूज़ आपका क्या क्या है, गाइडलाइंस आई आरबीआई की 75 डीबीयूज जॉइंट इनिशिएटिव के बाद साथ बनेगा गवर्नमेंट, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन, पार्टिसिपेटरी बैंक भी होंगे। तो जितने भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, ये शॉल शेड्यूल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है उसको खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना रीजनल रूरल बैंक और पेमेंट बैंक या लोकल एरिया बैंक यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं किए गए हैं। विद पास डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस को देखते हुए ही वहाँ पर डाला जाएगा। तो भाई इसमें 75 डीबीयूज बनना है, इसमें क्या 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लिए, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लिए, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक को लिए। तो जितने भी इनको है ना, तो टियर 1 टियर 2 सेंटर्स में खोल सकते हैं विदाउट द नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, अनलेस जब स्पेसिफिकली कहीं रिस्ट्रिक्टेड है तो बात अलग है, बाकी तो कर सकते हो, ठीक है। तो इस बारे में ध्यान रखना। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट है क्या और ये काम कैसे करेगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो इसके लिए आपको क्या जानना है कि देखो जी, एक स्पेशलाइज फिक्स पॉइंट बिजनेस है, एक हब है जहाँ पे सर्टेन मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को तैयार करा जा सके। ये 2 मोड में चलेगा, एक आपका सेल्फ सर्विस जोन होगा, एक आपका डिजिटल असिस्टेंस जोन होगा। सेल्फ सर्विस जोन का मतलब है जहाँ पर कस्टमर आपका एटीएम एक्सेस कर सकता है, कैश डिपॉजिट मशीन का एक्सेस कर सकता है, कैश प्रिंट कर सकता है, पासबुक, ये सारी चीज़ें। डिजिटल असिस्टेंस जोन का मतलब क्या है, कस्टमर असिस्ट करेगा टू अंडरटेक द सर्विसेज इंक्लूडिंग ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक, ये सारा करने के लिए। अच्छा, इसके ही साथ साथ कुछ फीचर्स भी हैं डीबीयू के, यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं, फीचर्स हैं आपके कि ये कस्टमर को इनेबल करेगा क्या करने के लिए, कि वो इफेक्टिव तरीके से इस पर एक्सेस कर पाए, ठीक है, एनहांस अच्छे एक्सपीरियंसेस ले पाए, पेपरलेस करा पाए और सेल्फ सर्विसेज भी कर पाए। 3 की मॉडल्स पे इसमें काम कराया जा रहा है, दैट इज़ मतलब कि नियो बैंक आएंगे, है ना, ओनली फिनटेक कंपनीज इसमें आ सकते हैं, जैसे रेजर पे, एक्स है, ओपन टेक्नोलॉजीज, डेव वगैरह, ऑटोनॉमस यूनिट्स इसमें आ सकते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक एग्जाम्पल 811 वाला, वो कुछ लेकर आया ना, जीरो बैंक अकाउंट वाला, ठीक है। तो फुल स्टेक डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को भी जैसे स्टारलिंक वेब बैंक कर रहे हैं, तो इस तरह से इसमें डाला जा रहा है। तो एक नियो बैंक है, ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल बैंक है, फुल स्टेक डिजिटल बैंक्स भी हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिजिटल लैंडिंग क्या होती है, इसके बारे में क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं, कब से इफेक्टिव हुआ, December 1 से डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस गाइस, ये सारी एप्लीकेबल हैं जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक हैं, प्राइमरी बैंक्स हैं, आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, सब इसमें एंगेज हैं। इसका पर्पज़ यही है कि डिजिटल लैंडिंग को टाइटन किया जाए ताकि कस्टमर को बेचारे को कहीं किसी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े, कुछ डाटा प्राइवेसी का ब्रीच ना हो, उसके साथ कहीं अनफेयर बिजनेस कंडक्ट ना किया जा सके, या उसको अनएथिकल रिकवरी प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसा इंटरेस्ट रेट उसको दिया जाए जिससे वो चुका ही ना पाए। तो डिजिटल लैंडिंग होती क्या है, एक रिमोट एंड ऑटोमेटेड तरीका है लैंडिंग करने का, और सिमलेस आपका डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही किया जाता है। कौन इसको कर रहा है, डीएलए कराता है। ग्रोथ ड्राइवर्स कौन कौन है इसमें, एनबीएफसी है, स्टार्टअप, सेवरल स्टार्टअप्स हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन होना चाहिए, ये सारे के सारे कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल। तो डीएलएस हैं क्या, डीएलएस बेसिकली कुछ नहीं बल्कि एक मोबाइल वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, रेगुलेटेड एंटिटीज़ होती हैं इसके अंदर, और लैंडिंग शेयर भी इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक का मेजर शेयर यहाँ पर देखने को मिलता है बाय द एनबीएफसी, फॉलोड बाय एनबीएफसी एंड पब्लिक सेक्टर बैंक अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। नीड क्या है, गाइडलाइंस की सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था, इलीगल लैंडिंग ऐप्स आ रही थी, डेटा प्राइवेसी को चुराने का बहुत ज़्यादा आरोप लग रहा था, अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ थी, अनरिपोर्टेड प्रोडक्ट्स को दिखाई जा रही थी, मतलब ऐसा होता था पॉइंट ऑफ सेल क्रेडिट में कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इंटरेस्ट फ्री पेमेंट कहाँ से आया, क्रिप्टो लैंडिंग बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि हम कुछ ऐसे मेजर्स लेकर आए। इसी के साथ साथ गाइस अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के क्रेडिट रेटिंग को। अब क्रेडिट रेटिंग में सेबी है इसको गाइडलाइन देता है स्टैंडर्डाइज कैसे करना है रेटिंग स्केल्स को, ठीक है, ताकि हमारा क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो जाए। अब रेटिंग सिंबल्स होते हैं, हमें बिल्कुल ध्यान रखने हैं। ट्रिपल ए का मतलब है हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है हमारे, हम जितनी भी रेट एप्लीकेशन कर रहे हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी। डबल ए आया तो है हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, एडिक्वेट डिग्री, मॉडरेट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, ये सारा का सारा आपके पैरामीटर्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। 8 तरह के पैरामीटर्स में इसको डिवाइड किया जाता है रेटिंग स्केल को, और इसको बताया जाता है कि कैसे कैसे इसको स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर्स एंड मीनिंग का मतलब क्या है। रेटिंग वॉच जो होती है वो देखती क्या है, क्रेडिट अनसर्टेनिटी कितनी है आपकी कंट्री में, रेटिंग वॉच का काम क्या है, ये चेक करना। तो कुछ सेवरल डिस्क्रिप्टर्स ने यहाँ पे दिया हुआ है कि रेटिंग वॉच है जो इंडिकेट करेगी सीआरओ अनएक्सपेक्टेड डिटेल्स में। चेक करने के बाद क्रेडिट रेटिंग का काम क्या है, देखो पर्टिकुलर क्रेडिट
ओपिनियन देना कि भाई किसी कंट्री किसी बिजनेस का क्या क्या ऑब्लिगेशंस फेस कर रहा है वो, और लाइकलीहुड ऑफ डेफटर वो कितना डिफ़ॉल्ट कर सकता है, कितना इन्वेस्टर काम कर सकता है। तो जो फैक्टर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, करंट कैश फ्लोज एंड इनकम कितनी है, उसके साथ साथ आपका ये भी देखना कि भाई टाइमली पेमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, कहीं कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, सारा कुछ चेक करना। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवैल्यूएट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ डेटर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली चेक करा जाता है। क्रेडिट रेटिंग आपके इन्वेस्टमेंट ग्रेड में होती है, स्पेकुलेटिव ग्रेड रेटिंग होती है। इसमें इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाता है, स्पेकुलेटिव में इन्वेस्टमेंट हाई रिस्कली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है कि कैसे कैसे आपका आ रहा है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। जितना ज़्यादा मैं आपको कराती जा रही हूँ प्लीज़ उतना आप अच्छे से करते जाइए, दैट इज़ फॉर इनफ, और आपको इससे बहुत अच्छा लगेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की गाइस बात करोगे तो सेबी इंट्रोड्यूस करता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नोटिफाइड रूल्स भी हैं इससे रिलेटेड, और ये ज़्यादातर सोशल एंटरप्राइज और एडिशनल रेवेन्यू टू रेस फंड के लिए यूज़ किया जाता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में गाइस एक रिटेल इन्वेस्टर होता है, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब क्या है, मनी इन्वेस्ट करना किसी प्रोजेक्ट में बाय इम्पैक्ट इशूअर्स, है ना, रेस करना कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट, तो सोशल एंटरप्राइजेस है। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या करें, वॉलंटरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रेफरेबल सिक्योरिटी टाइप को लिस्ट करा लेती हैं और फिर ट्रेड करती हैं, इशूइंग करती हैं, तो उसको हम कह देते हैं भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहेंगे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज समझने की बात यह है कि होता क्या है। देखो, एक नोवल कॉन्सेप्ट है, पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने फ्लोट किया बजट स्पीच में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ये अलाउ करता है इन्वेस्टर को कि वो सोशल एंटरप्राइज वाले शेयर्स को खरीदें। मतलब सोशल एंटरप्राइज मतलब जो नॉन लॉस हैं, नॉन डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं, है ना, टू एड्रेस द सोशल प्रॉब्लम्स को रेज करने के लिए करा जाता है। तो बीएससी एंड एनएससी दोनों को एसबीआई ने नोट दिया कि वो एसएससी वाला कर सकते हैं। तो यानी कि यूके में भी ऐसा है, कनाडा के अंदर भी, सिंगापुर में भी ऐसा नहीं कि हम ओनली कंट्री हैं, बाहर की कंट्रीज ये कर रही हैं। सोशल एंटरप्राइज एलिजिबल कैसे होते हैं टू पार्टिसिपेट इन द एसएससी विल बी एनजीओ हो या एनपीओ होनी चाहिए। फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस सोशल इंटेंट होनी चाहिए, इम्पैक्ट होना चाहिए एज ए प्राइमरी गोल। 16 ब्रॉड कैटेगरीज इसमें डाला गया है। तो एनपीओ शुड बी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल एंटाइटी होनी चाहिए, मस्ट बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, ठीक है। तो इस तरह से इसको रजिस्टर करा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, इसके अंदर आता है सॉवरेन ग्रीन फंड्स के बारे में, या सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अप्रूव किया फाइनेंस ने कि भाई फाइनल सॉवरेन हब का गोल्ड मॉड तो होना चाहिए। फ्रेमवर्क इंडिया में तो इंटेंशन यही थी कि भाई 16,000 करोड़ का इशू बॉन्ड करा जाए। तो ग्रीन जो बॉन्ड है वो फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो फंड प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट में किया जाता है ताकि पॉजिटिव एनवायरनमेंट और क्लाइमेट बेनिफिट हो। अब ग्रीन बॉन्ड और ऑर्डिनरी फंड में फ़र्क क्या है। तो फंड जब ग्रीन बॉन्ड में करा जाता है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ बेनिफिट ऐसे प्रोजेक्ट में करेगा जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो। ग्रीन कंस्ट्रक्शन कराना, रिन्यूएबल एनर्जी को करना सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड योर ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आपके गारंटी दें रिपेमेंट, इसका प्रिंसिपल का भी रिपेमेंट होगा, इंटरेस्ट का भी पेमेंट होगा बाय द गवर्नमेंट और द सॉवरेन, उसी को हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। तो आपको दोनों ही बातें ध्यान में रखनी है। ग्रीन बॉन्ड की कहानी क्या है, ग्रीन बॉन्ड किस किस पे काम करता है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस वक्त ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो ग्रीन कलर भी ले लेते हैं ना। देखो आरबीआई बॉन्ड कैसे कैसे करता है, सॉरी ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में, वाटर कंजर्वेशन, ये सारे के सारे ग्रीन बॉन्ड होते हैं। काम कैसे करेगा, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स पे लोअर इंटरेस्ट रेट होगा। रेगुलर बॉन्ड्स के अगर हम कंपैरिजन में देखें इंट्रोड्यूस करा गया है ताकि कंपनीज इंकरेज हो कि वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाए, है ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में अनाउंस किया भाई करेंगे $2 बिलियन हम चाहते हैं भाई हो। और ऐसा नहीं 2022 में चला, ये बहुत दिनों से चल रहा था ये सारी कहानी। आप सोचो 2017 के अंदर ही पहला क्लाइमेट फाइनेंस अवेयरनेस बॉन्ड हुआ, वहाँ पर बात हुई। फिर वर्ल्ड बैंक ने पहला इंस्टीट्यूशन ऐसा किया कि भाई करो ग्रीन बॉन्ड को इशू करो। तो उसके बाद 2015 में येस बैंक इसको इंडिया का पहला ऐसा बैंक है जिसने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू करा। सेबी ने गाइडलाइंस दी, एल&टी इशू फर्स्ट, सेबी अप्रूव्ड ग्रीन बॉन्ड्स। तो ऐसे ऐसे चला, 2021 में हुआ। ई फ्रेमवर्क क्या है गाइस, देखो इसमें इंकरेज करना है एनर्जी एफिशिएंसी, प्रमोट करना है क्लाइमेट रेजिलियंस, एसडीजी गोल्स को फुलफिल करना है। तो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड, योर इकॉनमी, योर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद ईच अदर। हम देख ही रहे हो आप, है ना, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए आपको करना पड़ेगा भाई कैपिटलाइजेशन, रिकैपिटलाइजेशन भी। तो ये सब ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी भी है, इसमें काम करेगी। तो एलिजिबल प्रोजेक्ट्स क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी है, क्लीन ट्रांसपोर्ट है, ये सारा। एक्सक्लूड कुछ प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं जैसे कि मान लो कुछ एक्सट्रैक्शन करना है प्रोजेक्ट में या एग्जिस्टिंग, या फॉसिल फ्यूल, या डायरेक्ट वेस्ट इनिशिएशन, या आपको अल्कोहल टाम, ये सब में एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स इन दी फाइनेंशियल सेक्टर। देखो हम सभी जानते हैं सेबी, है ना, बहुत नाम भी सुन रहे थे अभी हम, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई, 1988 में आई, रेजोल्यूशन के थ्रू आई। इंडियन आपका एक कैपिटल मार्केट रेगुलेटर थी, स्टैट्यूटरी बॉडी ये बनती 1992 के अंदर सेबी एक्ट के थ्रू। फिर 2015 के अंदर
कमोडिटी मार्केट रेगुलेशंस आया है ना, मर्ज किया गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बनाने का, कि इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर का है सिक्योरिटी में वो प्रोटेक्ट हो पाए, सिक्योरिटी मार्केट प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। तो सेबी किसके अंडर फंक्शन करती है, याद रखना, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंडर। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव, ताकि ये एक प्रोटेक्टिव डेवलपमेंटल रेगुलेटरी फंक्शन भी साथ साथ निभा पाए। जो बीएसटी के स्टूडेंट हैं डेफिनेटली उनको पता होगा ये तीनों मेजर्स के बारे में। अदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स के, तो मैं आपको बता दूं। एक फंड होता है गाइस, इसको हम कहते हैं पैसिव फंड। पैसिव फंड का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट जब आप किसी मार्केट इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए करो, ठीक है। अनलाइक विद एन एक्टिव फंड, फंड मैनेजर यहाँ पे डिसाइड नहीं करता कि सिक्योरिटी फंड टेकन ऑन कहाँ से ली जाएगी। नॉर्मली मेक्स पैसिव फंड चीपर टू इन्वेस्ट इन दी देन इन दी एक्टिव फंड, ठीक है, चीपर होते हैं ये। हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है, 20 मेंबर की कमेटी सेबी की बैठी थी अंडर केवी कामत जी, और हाइब्रिड सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस मांगी। तो इसका पर्पज़ यही है कि हाइब्रिड सिक्योरिटी ग्रोथ हो, ईज ऑफ इशुएंस हो, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कैपिटल को करने के लिए। तो हाइब्रिड सिक्योरिटी बेसिकली क्या है आपकी, एग्जाम्पल के तौर पर प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, REITs हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो 2 और 2 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के, यानी कि इक्विटी और बॉन्ड को करेक्टरिस्टिक्स को मिला के जब कोई सिक्योरिटी ली जाती है तो हम उसको हाइब्रिड सिक्योरिटी कहते हैं। तो कुछ टर्म्स क्योंकि इंपॉर्टेंट होती है पेपर के लिहाज से, इसीलिए आपको मैं बता रही हूँ। देखो, पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी भी एक होती है, समझ लो क्या होती है। देखो, ऑफिशियली इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर राइट्स प्लान। इसमें क्या होता है, ये ना अलाउ करता है जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको अलाउ करता है कि वो एडिशनल शेयर कंपनी में डिस्काउंट रेट पे खरीदें, ठीक है। तो बाकी बाइंग कॉस्टली फॉर द अदर पार्टी इफेक्टिवली डायल्यूटिंग इट्स ओनरशिप इंटरेस्ट को डाइल्यूट करके करा जाता है, इसको पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक होता है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर का मतलब क्या है, अब एंकर इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि भाई इसको हम एक तो कॉर्नर स्टोन इन्वेस्टर भी कहते हैं। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होता है और ये क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लेता है म्यूचुअल फंड फॉर्म में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैंक के सब खरीद लेता है। एंड दे हैव गारंटेड अलॉटमेंट ऑफ शेयर अहेड ऑफ कंपनी, 60% इसको ही जाता है पूल क्वालिफाइड में टू हेल्प द कंपनी ब्रिंगिंग अदर इन्वेस्टर्स ना। तो इसी को एंकर इन्वेस्टर कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें डेफिनेटली याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट है गाइस वही हम करेंगे। देखो, एक टर्म होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो सेबी जो है ना वो एक फ्रंट रनिंग फॉर्म ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन है को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। यानी कि अगर आप क्या करते हो, परचेज करते हो या सेल करते हो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी सिक्योरिटी, है ना, तो उसको, या आप इसके रिजल्ट जाके किसी को बता देते हो। मान लो सपोज यू आर वर्किंग इन दी कंपनी एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट दी शेयर्स मार्केट और सब कुछ पता है आपको, और आप जाके किसी दूसरी कंपनी को जाके पैसे के चक्कर में बता देते हो सारी इन्फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यूपीसीआई रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेयर पोजीशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉट सफिशिएंट टू प्रूव इनसाइडर ट्रेडिंग। ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ आपके पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है कंपनी की या ट्रेडिंग की तो वो सिर्फ नहीं प्रूफ करेगा। अगर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट पता हो, आपने सारा हिला दिया हो, पूरा मर्जर एमलगेशन प्लान आपने सब बता दिया हो, पेंशन प्लान सब बता दिए हो, तब आपकी धुनाई होगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है फ्रंट रनिंग टर्म। क्या होता है फ्रंट रनिंग का मतलब क्या है, ऐसी मेल प्रैक्टिस जब डीलर ट्रेडर फंड मैनेजर को पता है कि अपकमिंग शेयर परचेज ऑर्डर क्या होगा बट बाय द शेयर एडवांस इन बल्क। इंडिया में इलीगल है चीज़, ठीक है। तो ये फ्रंट रनिंग कहते हैं इसको। कमर्शियल पेपर का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है ताकि वो टाइमली 1 ईयर के अगर उसको फंड को रेज करना है ना, अनसिक्योर्ड मनी इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। तो ये डिस्काउंट किया जाता है फेस वैल्यू के तहत ही। पार्टिसिपेटरी नोट क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। कौन इशू करता है, रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ताकि ओवरसीज इन्वेस्टर्स को चेक कर पाएँ कि भाई कहाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है, लेट्स मूव टू द इंश्योरेंस सेक्टर गाइस। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में यहाँ पे समझ लो। देखो, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में इंश्योरेंस खरीदें, है ना, तभी तो पेनिट्रेशन होगा। तो मतलब रेशियो ऑफ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी जीडीपी के रिस्पेक्ट में एक साल के अंदर कितना आया, उसको इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कहते हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब है कि ये ऐसी रेशियो है जब इंश्योरेंस प्रीमियम को हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में रेशियो निकालें तो उसको कहते हैं। इंश्योरेंस अगर प्रीमियम पर कैपिटा और उसको मेजरमेंट किया जाए यूएस डॉलर फॉर्म में, या मतलब आप ये कह लो कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर आपकी कंट्री का बताए, उसको कहते हैं इंश्योरेंस डेंसिटी बताना। तो हमारी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कंपैरिजन अगर किया जाए तो बढ़ता ही जा रहा है। IRDAI की मदद, IRDAI इसका सारा नोटिफाई रेगुलेट कर रहा होता है। IRDAI है क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर्स के हैदराबाद में है सिंस 2001, रिलेन इन दिल्ली, पहले ऑटोनॉमस रेगुलेटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई RN मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के थ्रू। इसका मामला यही है कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए, रेगुलेट कर पाए मार्केट को ठीक ढंग से।
इसी में एक टर्म आती है गाइस, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। इसका मतलब क्या है कि लाइव टेस्टिंग करना या जितनी भी नई नई सर्विसेज आ रही हैं इनको कंट्रोल करना रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। ठीक है, उसमें कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं कि भाई जो कॉर्पोरेट एजेंट होगा उसको 9 इंश्योरेंस को टाइप करना पड़ेगा, इंश्योरेंस मार्केटिंग में फर्म्स को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, रेस करना पड़ेगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी IRDA से ताकि अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल को हम रेस कर पाएँ। ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। ठीक है, अब इसमें टर्म आया था आपका IRDA, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स, आपको पता ही चल गए हैं। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर पढ़ी है दैट इज़ इनफ फॉर यू। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पेंशन सेक्टर विच इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ दीज डेज, है ना। कितनी बारी भी आपको पता भी चला कि भाई 2004 के बाद भी कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ आपको कहा है कि भाई कुछ टाइम के पीरियड के लिए आपका ओल्ड पेंशन सिस्टम को भी वापस से लाया जा रहा है। अब ओल्ड पेंशन सिस्टम और NPS में फ़र्क समझ लो, बहुत ज़रूरी है फ़र्क समझना। देखो NPS का नेचर क्या है, कंट्रीब्यूशन है पेंशन का, जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स NPS ड्यूरिंग उसकी एम्प्लॉयमेंट के बीच में। OPS में भी डिफाइंड बेनिफिट होता है, यहाँ पे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, यहाँ डिफाइंड बेनिफिट है। ध्यान रखना ये फ़र्क, इसी फ़र्क की वजह से सारी लड़ाई हो रही है इस समय। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये डिफाइंड बेनिफिट है। यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स 18 से लेकर 65 साल का गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। OPS के लिए ध्यान रखो, ऐसा होता था पहले। रिस्क क्या है, रिस्क आपका यही है भाई NPS का अमाउंट जो है मार्केट लिंक सिक्योरिटी में जाएगा, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होती थी। टैक्स बेनिफिट, टैक्स डिडक्ट किया जाएगा भाई। इन्वेस्टमेंट अगर आपके 1.5 लाख के करीब है तो अंडर सेक्शन C 80C और 50,000 80 के अंदर निकाला जाएगा। नो टैक्स बेनिफिट आर अप्लीकेबल। पेंशन अमाउंट ऑन रिटायरमेंट 60% ऑफ पेंशन फंड इज टैक्स फ्री व्हेन रिडीम्ड, और रिमाइंडर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट एन्युटीज़ में किया जाएगा। इसमें फिक्स मंथली पेंशन होती थी, जो आपने लास्ट ड्रॉन सैलरी किया उसका 50% आपको मिलेगा। ठीक है, सपोज इफ यू हैव लास्ट ड्रॉन द सैलरी और 1 लाख तो आपको 50,000 तक की मिला करेगी क्या पेंशन। ठीक है, तो इंडियन पेंशन सिस्टम हाईली कॉम्प्लेक्स है, फ्रेगमेंटेड भी था, मैंने आपको बताया। आर्मी फोर्सेस के लिए अलग सिस्टम है ना, बाकी सिविल सर्विसेज का अलग है, तो अलग अलग सिस्टम है। मैंने एक वर्ड आया आपका एन्युटी, समझ लो। एन्युटी का मतलब है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो जिस पे, या गारंटेड इनकम जब आपकी किसी प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम पर होती है तो उसको हम एन्युटी कहते हैं। ठीक है, अब रेस ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई रेस क्यों किया आपने NPS को, न्यू पेमेंट सिस्टम या न्यू पेंशन सिस्टम निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आंसर इस कहीं छुपा हुआ है कि 2004 में एक ओएसिस की रिपोर्ट आई, यानी कि ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पे रिपोर्ट आई, बताया कि हमारा पेंशन लाइबिलिटी गवर्नमेंट का बहुत बढ़ रहा है और पेमेंट उतनी बढ़ नहीं रही है, मतलब नो स्पेसिफिक ग्रोइंग कॉर्पस ऑफ पेमेंट, और अनसस्टेनेबल नेचर होता जा रहा है पेंशन लाइबिलिटी की वजह से। भैया हम तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख रहे हैं लोगों की, तो बहुत बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है, तो हम कब तक देंगे पेंशन। तो ये कारण था जिसकी वजह से किया गया। अब एक ना इसमें PFRD होता है, तो सारा इसको चला रहा है, तो इसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, और ये 2003 में इस्टेब्लिश की गई थी गाइस। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द OEC's रिपोर्ट, दैट इज ओल्ड एज सपोर्ट सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। स्टेचुटरी बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट से आई है। इसका यही है टू बी अ मॉडल रेगुलेटर फॉर प्रमोशन। PFRD मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, नेशनल पेंशन सिस्टम को भी ये रेगुलेट करती है। और कॉम्पोजिशन क्या होती है, चेयरपर्सन नॉट मोर देन 6%, एटलीस्ट आपके होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल वाला फैक्टर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज के लिए गाइस इतना ही। होपफुली यू आर डेफिनेटली लाइकिंग द वीडियो, कीप enjoying. If you have any doubt, please let us know in the comment box and keep revising, because this is the highest peak time which you have to complete the things in the right way. So thank you so much, keep loving and subscribing to our channel.